सूर्य प्रताप सीधा आतिशदान के करीब पहुंचा, जहां की के दोनों भाई पहले से मौजूद थे। वो आतिशदान के पहलू में पड़ी सोफा चेयर पर ढेर हुआ तो उसके स्प्रिंग जोर से चरमराए। उसके चेहरे पर वितृष्णा के भाव आए और उसने यूं अपनी बहन की तरफ देखा जैसे वहां के फर्नीचर के उस खस्ता हाल के लिए वो और सिर्फ वो जिम्मेदार हो। रूप कंवर परे देखने लगी। गगन प्रताप के पास बहुत पैसा है। सूर्य प्रताप धीरे से बोला, यहाँ का सब ठीक ठाक करवाने के लिए जो रकम दरकार होगी उसका दर्जा गगन प्रताप की दौलत के घड़े की एक बूंद के बराबर होगा। नामंजूर। रूप कंवर तल्खी से बोली। लेकिन रूप, वो अपनी दौलत के घड़े की बूंद टपकाकर उंगली पकड़ेगा और फिर हमें खबर भी नहीं होगी कि पहुंचा थामे बैठा होगा। फिर वो गगन महल के भीतर होगा और मैं और भानु यहां से बाहर होंगे। ऐसा कहीं होता है? होता है। जब दखल हमारे बड़े भाई साहब का हो तो होता है। लेकिन वो दिन भूल गए सूर्य प्रताप, जब तुम कहा करते थे कि भगवान कुत्ता बनाए पर गगन प्रताप जैसे बड़े भाई का छोटा भाई न बनाए। जब तुम कहा करते थे कि गगन प्रताप की चकचक से बचने के लिए तो तुम कहीं जाकर बग्घी हाँकने या पेटियां ढोने को भी तैयार थे। वो बचपन की बातें थी। बचपन के साथ वो बातें भी गई और वो रोशन ख्याल भी गए। ऐसी बातों को गांठ बांधे रखना मूर्खता होगी। कोई कोई गांठ ऐसी बंधती है कि खोले नहीं खुलती। तुम हकीकत से मुंह चुरा रही हो रूप। अगर भानु भी किसी का। सूर्य प्रताप ने तत्काल होंठ काटे। मंझले भैया, भानु प्रताप बोला, हम जानते हैं आप क्या कहने जा रहे थे। आप कहने जा रहे थे कि अगर भानु भी किसी काबिल होता तो हालात जुदा होते। वो वो क्या है कि जो आप कहने जा रहे थे लेकिन कह नहीं पाए, उसे कहते तो बिल्कुल ठीक कहते। हमें इस बात का अफसोस है कि हम किसी काबिल नहीं, हम किसी काबिल न बन सके। ऐसा न होता तो हम अकेले ही अपनी राजकुमारी बहन के मुहाफिज होते। लेकिन भानु, रूप कमर भर्राए कंठ से बोली, तू अब भी मेरा मुहाफिज है मेरे भाई। तू ही मेरा आसरा है। आसरा। सूर्य प्रताप असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला, जब गगन महल बिकने की नौबत आ जाएगी तो इसका आसरा किस काम आएगा? उस मामले में दिल्ली अभी बहुत दूर है मंझले भैया। भानु प्रताप बोला। क्या मतलब? यहाँ और भी बहुत कुछ है। क्या है? फर्नीचर, कालीन, बर्तन भांडे। हाँ। लो, सुन लो। सूर्य प्रताप रूप कंवर से बोला। मैं भानु से सहमत हूं। रूप कंवर बोली। यानी कि तुम भी उस दिन के इंतजार के लिए तैयार हो जबकि यहाँ तारीख दीवारों और छतों के अलावा कुछ ना रहे। कतरे कतरे का नसीब है जुदा। भानु प्रताप यूं बोला जैसे नींद में बड़बड़ा रहा हो। कोई गौहर, कोई शराब हुआ। किसी ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। रूप कंवर कह रही थी, गगन प्रताप भी मुझे यहाँ के किसी ऐसे ही अंजाम से दहला रहा था। तो सूर्य प्रताप बोला, उसका मुंह बंद कराने के लिए मैंने कह दिया था कि उसके अलावा मेरे दो भाई और भी थे जो मेरी मदद कर सकते थे। यानी कि चंद्र प्रताप शॉटगन तब भी जिसके हाथ में थी बोला, तुम चाहती हो कि मैं और सूर्य प्रताप? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तुम दोनों ऐसी ऑफर दोगे भी तो मुझे कबूल नहीं होगी।
मैंने पहले ही कहा है कि तुम दोनों के नाम का इस्तेमाल मैंने गगन प्रताप को चुप कराने के लिए किया था। वो तो इस ख्याल से ही कलप गया था, जिसकी कि मुझे खुशी हुई थी कि अपने मददगार के तौर पर मुझे तुम दोनों कबूल थे, वो नहीं। ओह, सूर्य प्रताप बोला। यानी कि आपस में मुर्गे भिड़ाने की जो आदत हम भाई बहनों की बचपन से चली आ रही है, वो अभी तक बरकरार है। मुझे अफसोस है, चंद्र प्रताप बोला, कि मैं अपनी शहरी जिंदगी में इतना मसरूफ रहा कि गगन महल की तरफ और गगन महल में रहती अपनी बहन की दुश्वारियों की तरफ मेरी तवज्जो ही न गई। जाती भी तो क्या होता, रूपकमर बोली। वो यही होता कि तुम उस दिन को याद करते जबकि पिताश्री की वसीयत पढ़ चुकी जाने के बाद मैंने तुम तीनों भाइयों को जल्द से जल्द गगन महल से कूच कर जाने का अल्टीमेटम दे दिया था। तब अपनी इस बहन पर मेहरबान होने का कोई छोटा मोटा ख्याल तुम्हारे जहन में आ भी जाता तो उस अल्टीमेटम को याद करके हवा हो जाता। ये बात नहीं। हो भी तो क्या है, ये बात हमेशा की तरह आज भी अपनी जगह बरकरार है कि मुझे किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए गगन प्रताप को चुप कराने के लिए, बल्कि उसे नीचा दिखाने के लिए। मैंने जो तुमसे मदद हासिल करने की बात की थी वो केवल शब्दों तक ही सीमित थी। इसलिए निश्चिंत रहो भैया, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए ऐसा कोई बोझ नहीं बनने वाली। ना सही, लेकिन अगर गगन प्रताप ने इस बाबत मेरे से सवाल किया तो मैं तुम्हारी बात का को ही दम दूंगा। मैं उसे सही इशारा देकर कल पाऊंगा कि हम लोगों के बीच तुम्हारी मदद को लेकर कोई खिचड़ी पक रही है। अलबत्ता, सूर्य प्रताप हंसकर बोला, उस खिचड़ी की हांडी का ढक्कन उठाकर हम गगन प्रताप को हांडी के भीतर झांकने नहीं देंगे। एकाएक भानु प्रताप बोला, कार की आवाज आ रही है, बाहर कोई आया जान पड़ता है। मंजरी होगी, मैं देखती हूँ, रूप कंवर बोली। रूप कंवर उठकर बाहर को चली तो बाकी सब भी उसके साथ हो लिए। बाहर पोर्टिको में गगन प्रताप की स्पोर्ट्स कार के पीछे एक सफेद रंग की मारुति कार आकर रुकी थी, जिसमें से उस घड़ी एक कोई 35 साल की कटे बालों वाली सुंदर युवती निकल रही थी। वो टाइट जीन और चमड़े की काली जैकेट पहने हुए थी और उस पोशाक में अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। हेलो एवरीबॉडी, वो चहकी। तीनों भाइयों ने भी हेलो बोला। अंजलि, फिर चंद्र प्रताप बोला, तुम तो पहले से भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही हो। श्श्श, मंजरी मजाक भरे स्वर में बोली, ऐसी बातें अकेले में कहते हैं। सबने जोर का अट्टहास किया। फिर मंजरी ने कार में से एक छोटा सा सूटकेस निकाला जो तत्काल चंद्र प्रताप ने आगे बढ़कर उसके हाथ से थाम लिया। सब लोग हॉल में दाखिल हुए। तभी सीढ़ियों पर गगन प्रताप प्रकट हुआ। उस घड़ी वो एक ट्वीड का मैरून रंग का 4 खानों वाला कोट और उसी से मैच करती ब्राउन पतलून पहने था। साफ मालूम होता था कि वो जोड़ा एकदम नया था और तब से पहले एक आध बार ही, शायद एक आध बार भी नहीं, पहना गया था। वो एक गुलाबी कमीज पहने था जिस पर उसने बिना किसी डिजाइन की एकदम लाल टाई पहनी हुई थी। टाई पर उसकी गांठ से थोड़ा नीचे एक शेर का मुंह अंकित था, जो कि रजवाड़ों के जमाने में राणा वंश की राजसी चिन्ह होता था। वही राजसी चिन्ह उसकी उस अंगूठी पर भी अंकित था जो वो अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में पहने था। अपने सिर के बालों में बाईं और मांग निकालकर उसने बाल ऐसे करीने से सजाए हुए थे कि एक ही निगाह में यूं लगता था जैसे उसने विग पहना हुआ हो। उसके चेहरे से यूं लगता था जैसे उसने अभी फिर शेव की हो और अपनी बारीक तराशी हुई मूंछों को फिर संवारा हो। मंजरी को देखकर उसने सीढ़ियों पर से ही हेलो की सूरत में हर्षनाद किया और फिर लपकता हुआ नीचे पहुंचा। वेलकम, वेलकम, वो करीब जाकर मंजरी के बगलगीर होता हुआ बोला। मुझे तुम्हारे आज यहाँ आगमन की बेहद खुशी है। मैं अपनी बहन रूप कंवर को मैं अपनी बहन राजकुमारी रूप कंवर का शुक्रगुजार हूँ
जिसकी वजह से हिंदुस्तान में मेरी आखिरी शाम बेहद रंगीन गुजरेगी। आखिरी शाम? मंजरी की भवें तनी। कुछ अरसे के लिए। गगन प्रताप विदेश भ्रमण के लिए जा रहे हैं, कई महीनों में लौटेंगे, रूप कंवर ने बताया। शायद ना भी लौटें, भानु प्रताप भावहीन स्वर में बोला। क्या? गगन प्रताप हकबकाया। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। गगन प्रताप के चेहरे ने कई रंग बदले। तत्काल रूप कंवर बोली, मजाक कर रहा है? ओह। फिर सब हंसे, सिवाय भानु प्रताप के। सूर्य प्रताप बोला, अब चाय के लिए चला जाए? मंजरी शायद पहले चेंज करना चाहे, रूप कंवर बोली। उसने मंजरी का सिर सहमति में हिलता पाया तो वो आगे बढ़ी। मंजरी, ऊपर तुम्हारा कमरा वही है जो तुम यहां आती हो तो हमेशा होता है। पंचकोण कक्ष? मंजरी बोली। वही। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रूप कंवर ने चंद्र प्रताप के हाथ से मंजरी का सूटकेस ले लिया और फिर दोनों मंजरी के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। पीछे चारों भाई उन्हें सीढ़ियां चढ़ते देखते रहे। गगन प्रताप की अपलक निगाह सीढ़ियों पर से तभी तक हटी जब मंजरी वहां से ओझल हो गई। फिर वो वापस घूमा, उसकी चंद्र प्रताप से निगाह मिली। प्रणाम बड़े भैया, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। तत्काल चंद्र प्रताप मुस्कुराता हुआ बोला। हाँ। गगन प्रताप हौले से खांसता हुआ बोला। अलबत्ता जिक्र तो सुनाई देता ही रहता है शहर में, बड़े भैया की कामयाबी की कहानियों की वजह से। जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है, भानु प्रताप बोला। गगन प्रताप बड़े जब्त के साथ मुस्कुराया। कैसी अजीब बात है, चंद्र प्रताप बोला, कि हम एक शहर में रहते हैं फिर भी हमारी मुलाकात नहीं होती। कभी होती है तो शहर से बाहर होती है, जैसे आज यहां हमारे पुरखों के महल में हो रही है। कर्टसी राजकुमारी रूप कंवर, हमारी बहन की मेहरबानी से। हाँ। फिर गगन प्रताप सूर्य प्रताप की तरफ आकर्षित हुआ। आप कैसे हैं जनाब? वो बोला। बढ़िया, सूर्य प्रताप मुस्कुराता हुआ बड़ी सादगी से बोला। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अभी नहीं, बस यही एक हसरत बाकी है आज की तारीख में। बस दुनिया के शिखर पर ही न पहुंच सका, 2 बार नाकाम हो चुका हूं, लेकिन एक न एक दिन तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच कर ही रहूंगा। मंझले भैया जरूर पहुंच कर रहेंगे, भानु प्रताप बोला। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ठीक कह रहा है हमारा छोटा भाई, चंद्र प्रताप बोला। आइए दीवान खाने में चलें, सूर्य प्रताप ने कहा। सब दीवान खाने में पहुंचे। एक म्यान में 4 तलवारें, भानु प्रताप बोला। क्या? गगन प्रताप की भवें तनी। नहीं समा सकती ना बड़े भैया, लेकिन देख लीजिए, आज तो समाई हुई हैं। क्या बकता है, सूर्य प्रताप बोला। इसका इशारा हम चारों की यहाँ गगन महल में एक ही छत के नीचे मौजूदगी की तरफ है। ओह, कुछ ज्यादा ही बोलता है ये। नादान है, चंद्र प्रताप बोला। सब आतिशदान के करीब पहुंचे। वहां सूर्य प्रताप ने एक बार आंख भरकर अपने जिंदगी की दौड़ में सबसे ज्यादा कामयाब भाई का मुआयना किया और फिर बोला, जच रहे हो, एकदम फिल्म स्टार लग रहे हो। शुक्रिया, शुक्रिया, लेकिन जरा मोटे हो गए हो, चंद्र प्रताप की तरह। मोटापा शहरी जिंदगी की उन कई लानतों में से एक है जिसका इंसान की कामयाबी से सीधा रिश्ता है।
बड़े भैया ठीक कह रहे हैं, चंद्र प्रताप बोला। मोटापा, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो शहरी जिंदगी में कामयाबी के जेवर माने जाते हैं। बिल्कुल। तभी तो 25 साल में पहली बार वेकेशन पर जा रहा हूँ। सूर्य प्रताप हैरानी से बोला। तुम 25 साल में एक बार भी तफरीहन कहीं नहीं निकले? ना, जिंदगी की मसरूफियत ही इतनी है कि ऐसा कमाने के अलावा कोई काम करना ना सूझा। सूर्य प्रताप उपहासपूर्ण स्वर में बोला। गगन प्रताप भी हंसा और फिर बड़े नर्वस भाव में खांसा। यही समझ लो, हुए इस कदर महज्जब, कभी घर का मुंह ना देखा, कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर। भानु प्रताप बोला। गगन प्रताप ने आंखें तरेर कर भानु प्रताप की तरफ देखा। भानु प्रताप के चेहरे पर शिकन तक ना आई। गगन प्रताप की तवज्जो अपनी तरफ करने की नीयत से सूर्य प्रताप जल्दी से बोला। अब कहां कहां जा रहे हो? अभी कोई पक्का प्रोग्राम नहीं बनाया है, गगन प्रताप ने कहा। बहरहाल पहले मैं सीधा तेहरान जा रहा हूं, वहां से काहिरा, फिर इस्तांबुल, फिर रोम, पेरिस, लंदन। उसके आगे की वहां तक पहुंचने के बाद सोचूंगा। तेहरान कब जा रहे हो? कल ही, 10:30 की फ्लाइट है। ओह, यानी कि यहाँ हम चारों भाइयों का साथ बहुत थोड़े ही वक्त का है। बस आज रात का। तभी दीवान खाने का दरवाजा खुला और रूप कंवर के साथ मंजरी ने भीतर कदम रखा। सबको आतिशदान के करीब पाकर वो दोनों भी वहां पहुंच गई। मंजरी उस घड़ी एक शिफॉन की साड़ी और वैसा ही स्लीवलेस ब्लाउज पहने थी। उसने बाल खोल लिए थे और चेहरे पर नया मेकअप लगा लिया था, और उस घड़ी वो पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। सब में नए सिरे से अभिवादनों का आदान प्रदान हुआ। फिर मंजरी गगन प्रताप से संबोधित हुई। तो आप विश्व भ्रमण के लिए जा रहे हैं? ऐसा ही समझ लो। गगन प्रताप बड़े शिष्ट भाव से मुंह के आगे मुट्ठी रखकर खखारता हुआ बोला। विदेश से हमारे लिए क्या लाएंगे? जो तुम चाहो। आप लौट आइएगा, इतना ही काफी है। 2 महीने में, ठीक? तत्काल मंजरी परे देखने लगी। चंद्र प्रताप ने सक पकाकर सिर उठाया और बारी बारी दोनों की सूरतों का मुआयना किया। क्या इशारेबाजी चल रही थी दोनों में, उसने मन ही मन सोचा। कहीं उसका भाई मंजरी के 2 महीने बाद फाइनल हो जाने वाले तलाक के इंतजार में तो नहीं था। प्रोग्राम तो मैंने बहुत लंबा बनाया था, गगन प्रताप अब भी अपलक मंजरी को देखता हुआ बोला। लेकिन अब मैं 2 महीने में ही लौटूंगा। लौट कर फूलों में वापस नहीं आती खुशबू, भानु प्रताप बोला। क्या बकता है? भानु, चुप बैठ, रूप कंवर झड़क कर बोली। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। भानु, सुना नहीं? देवा, ये तो वाकई पागल है, गगन प्रताप असहाय भाव से बोला। तभी सूर्य प्रताप बोला। लेकिन अपने पागलपन में भी बात ये बहुत पते की कह गया है। कोई अपना भविष्य भला कैसे निर्धारित कर सकता है? कौन अपनी आइंदा जिंदगी में झांक सकता है? मसलन किसी को पता हो कि उसका प्लेन क्रैश कर जाने वाला है, तो क्या वो प्लेन पर चढ़ेगा? कौन कह सकता है कि ताहिरा में उसका कार एक्सीडेंट हो जाएगा, या काहिरा में उस पर कातिलाना हमला हो जाएगा, या फिर रोम में उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा? गगन प्रताप चिड़े स्वर में बोला। इतने खतरों से तुम मुझे खबरदार कर रहे हो? मैं जनरल बात कर रहा हूं। मेरा छोटा भाई दीवाना है या फिलोसफर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये एक बात तो इसने लाख रुपए की कही है कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तभी रूप कंवर बोली।
मैं भानु की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ कुंवर जी। नेवर माइंड। गगन प्रताप शुष्क स्वर में बोला। मुझे लगता है इसके पहले से ही कमजोर दिमाग पर यहाँ के भुतहा माहौल का असर हावी होता जा रहा है। तत्काल क्षमा प्रार्थना करती रूप कंवर के चेहरे पर गहन अप्रसन्नता के भाव प्रकट हुए। तभी इमरती चाय की ट्रॉली धकेलती दीवान खाने में दाखिल हुई और उस अप्रिय वार्तालाप का समापन हुआ। अंधेरा होने लगा है, बत्तियां जला दे, रूप कंवर बोली। इमरती ने साथ आए युवा प्यादे को इशारा किया। प्यादे ने बिजली के कुछ स्विच ऑन किए तो दीवान खाने के बीचों बीच छत के साथ लटके फानूस में कई बल्ब जल उठे। न थे चिराग तो एक रोशनी सी फैली थी, चले चिराग तो अब घर में रोशनी कम है, भानु प्रताप उदास भाव से बोला। सब बड़े विचलित भाव से उसका मुंह देखने लगे। फिर बड़े बोझिल वातावरण में चाय पान की शुरुआत हुई। अगला दृश्य। अगले रोज गगन महल में मेहमानों का और मेजबानों का ब्रेकफास्ट पर वैसा जमावड़ा न बन सका जैसा कि पिछली रात डिनर पर संभव हुआ था। पिछली रात का डिनर 5 भाई बहनों में और मंजरी की सूरत में एक खास मेहमान में पहल के महल के विशाल डाइनिंग हॉल में एक साथ हुआ था। जबकि उस रोज गगन प्रताप सिंह ने चाय, बटर टोस्ट और आमलेट का ब्रेकफास्ट सुबह सवेरे अपने कमरे में किया था, क्योंकि उसने राजनगर एयरपोर्ट से अपनी 10:30 बजे की तेहरान की फ्लाइट पकड़नी थी। इसलिए सुबह 7 बजे गगन महल से रवाना हो जाना उसके लिए जरूरी था। मंजरी ने भी 8 बजे ब्रेकफास्ट की ट्रे अपने कमरे में ही मंगवा ली थी और 9 बजे वो भी अपनी मारुति कार पर वहां से रुखसत हो गई थी। भानु प्रताप ने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं था। वो खाली एक प्याली चाय पीकर टहलने निकल गया था। केवल सूर्य प्रताप और रूप कंवर ने क्रमशः 8 और 9:15 बजे डाइनिंग हॉल में बैठकर ब्रेकफास्ट किया था। गगन प्रताप ने रात को ही डिनर के बाद सबको अलविदा कह ली थी, क्योंकि सुबह सवेरे वहां से कूच कर जाना उसके लिए जरूरी था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुबह लोग तकल्लुफ में पड़ते और उस तकल्लुफ का खामियाजा उसे अपनी फ्लाइट मिस हो जाने का खतरा उठाकर भुगतना पड़ता। अलबत्ता अलविदा का तकल्लुफ पिछली रात को ही निभा चुकने के बावजूद गगन प्रताप को गगन महल से निकलते निकलते 7:30 बज गए थे। रूप कंवर को भी गगन प्रताप का यूं प्रस्थान करना रास आया था, क्योंकि उसे अंदेशा था कि गगन महल को लेकर कहीं सुबह फिर उसकी अपने बड़े भाई से वैसी कोई तकरार ना हो जाती जैसी कि उसके वहां कदम रखते ही हुई थी और रात को डिनर के बाद फिर हुई थी। बहरहाल गगन प्रताप बहुत जोर देकर ये बात दोहरा कर गया था कि रूप कंवर के पास 2 महीने का समय था। उसके लौटने तक वो गगन महल को बेचने या उसका आधा भाग किराए पर उठा देने में से किसी एक पर पुनर्विचार कर ले। रूप कंवर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करके हटी थी कि सूर्य प्रताप लापरवाही से टहलता, पाइप का कश लगाता वहां दाखिल हुआ। ब्रेकफास्ट अभी किया या नहीं? रूप कंवर ने पूछा। कर लिया। एक प्याली चाय और हो जाए? हो जाए। रूप कंवर ने अपना कप परे सरकाकर अपने भाई के लिए चाय बनाई और उसे सर्व की। कुछ क्षण दोनों खामोशी से चाय की चुस्कियां लेते रहे। फिर एकाएक सूर्य प्रताप बोला, मंजरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रूप कंवर भवें उठाती हुई बोली, किस बारे में? उसका झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है, गगन प्रताप की तरफ या चंद्र प्रताप की तरफ? घुटती तो कल वो दोनों से ही खूब रही थी, लेकिन चुनना तो उसे दोनों में से एक को ही होगा। इस बाबत अभी उसके पास वक्त है, कम से कम 2 महीने का तो है ही, जब तक कि उसे शैलेश वर्मा से आजादी नहीं हासिल हो जाती। भाई कोई राय तो कायम की ही होगी उसने अपनी आइंदा जिंदगी की बाबत। शायद अभी नहीं की हो, तभी तो वो दोनों से ही घुट रही थी। चलो, मंजरी की छोड़ो,
हमारे भाई साहिबान की बाबत बताओ। कल कौन उस पर ज्यादा लट्टू हो रहा था, गगन प्रताप या चंद्र प्रताप? गगन प्रताप, रूप कंवर निसंकोच बोली। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। कल के पारिवारिक पुनर्मिलन में तुमने मंजरी को क्यों न्योता दिया था? गगन प्रताप की वजह से। मंजरी की मौजूदगी की वजह से गगन प्रताप जब्त किए रहा, वरना यहाँ हर क्षण डाइनिंग टेबल पर भी वरना वो यहाँ हर क्षण डाइनिंग टेबल पर भी गगन महल का ही जिक्र होता, जो कि शर्तिया सिर्फ उटव्वल के अंजाम तक पहुंचता। मुझे उम्मीद थी, जो कि सही साबित हुई थी। गगन प्रताप ने कम से कम मंजरी की मौजूदगी में कोई बदमजा बात जुबान पर लाने से सरासर परहेज किया था। वो तो है। लेडीज की मौजूदगी में तो गगन प्रताप शुरू से ही परफेक्ट जेंटलमैन बनकर दिखाता आया है। इस मामले में तो चंद्र प्रताप भी कम नहीं है। जरूर कम नहीं, लेकिन गगन प्रताप को जो फिल्दी रिच होने का एडवांटेज है, वो चंद्र प्रताप को नहीं है। क्यों नहीं है? चंद्र प्रताप भी तो पैसे वाला आदमी है। मुझे शक है। क्या मतलब? भाई, ये महानगर के वासी हर वक्त ही शेयर बाजार की ऊंच नीच से आतंकित रहते हैं। तेजड़ियों की लिवाली से शेयर उछले तो ये भी उछल पड़ते हैं। मंदड़ियों की वजह से शेयर बाजार बैठा तो इनका दिल भी बैठ जाता है। न जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा है कि आजकल चंद्र प्रताप की माली हालत डामाडोल है। ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन फिर वो इतना हलकान क्यों लगता है हर घड़ी? कोई और वजह होगी। मर्द की जान को 100 सांसत होती है, खास तौर पर महानगर में बसे मर्द की जान को। वही तो। सूर्य प्रताप चुप रहा। उसने खामोशी से पाइप का एक लंबा कश लगाया। चंद्र प्रताप की परेशानी की कोई वजह होगी। रूप कंवर अपने छोटे भाई की हिमायत में फिर बोली। रुपए पैसे की कोई परेशानी उसे नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? स्टॉक एक्सचेंज की जितनी समझ उसे है, उतनी तो शायद ही किसी को होगी। सूर्य प्रताप तनिक उपहासपूर्ण स्वर में बोला। रूप, भानु इस घड़ी यहाँ होता जो अपने फिलोसफाना अंदाज में, जानती हो क्या कहता? क्या कहता? गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। रूप कंवर बेमन से हंसी। स्टॉक एक्सचेंज का जो जितना बड़ा ज्ञाता होता है, उसमें उतनी ही ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता होती है। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो दौलतमंद थे, साहिबे जायदाद थे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की मेहरबानी से ओवरनाइट सड़क पर आ गए थे। चंद्र प्रताप के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बहुत समझदार है। न जाने क्यों मुझे लगता है कि रुपए पैसे के मामले में उसके पांव आजकल किसी ठोस धरातल पर नहीं टिके हुए। ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम्हें एक राय देने के लिए। क्या? तुम्हें गगन प्रताप की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए। वो तमक कर बोली। तुम मुझे घर से बेघर होने की राय दे रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, और ऐसा ही होगा। जिस दिन गगन प्रताप के गगन महल के भीतर कदम पड़ेंगे, उस दिन मैं और भानु यहां से बाहर होंगे। चलो छोड़ो ये किस्सा। रूप कंवर खामोश हो गई। डाक किस वक्त आती है? 10 बजे। क्यों पूछ रहे हो? चंद्र प्रताप पूछ रहा था। उसे किसी खास चिट्ठी का इंतजार है। अगर आज उसकी कोई चिट्ठी आनी है तो ठीक 10 बजे वो यहाँ होगी। वही पुराना डाकिया भैरव सिंह डाक लेकर आता है, और जाने वाली कोई चिट्ठी पत्री हो तो वही उसे झेरी गांव के डाकखाने तक पहुंचा देता है। वो ऐन 10 बजे यहाँ होता है।
आज तक लेट नहीं हुआ? बढ़िया। एकाएक रूप कंवर उठती हुई बोली, मैंने जरा लक्कड़ मंडी जाना है, लंच पर मुलाकात होगी? ठीक है। सूर्य प्रताप एक क्षण ठिठका और फिर बोला, तुम जरा इमरती को बोलती जाना कि भैरव सिंह चंद्र प्रताप की कोई चिट्ठी लाए तो वो उसे फौरन उसके पास पहुंचा दे, वरना वो बहुत खफा होगा। बोल दूंगी। और चिट्ठी पत्री के साथ वो चंद्र प्रताप के लिए चाय वाय भी लेती जाए। अपनी डाक चाय के साथ पढ़ने की उसे शुरू से आदत है। वो दो काम कर चुकने के बाद ही बिस्तर से निकलता है। मालूम है। मैं भी टहलने निकल रहा हूँ। भानु मुझे कहीं मिला तो मैं उसे साथ ही वापस लेता आऊंगा। बेशक। लेकिन उससे उसकी कल की किसी बात का जिक्र न करना, खासतौर से उसका जो उसने गगन प्रताप के विदेश के दौरे के जिक्र पर कही थी। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। वही। ऐसी बातें अनजाने में उसके मुंह से निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें बार बार दोहराया जाए तो बात का बतंगड़ बन जाता है। कहता वो ऐसी बातें अनजाने में ही है। और क्या जानबूझकर कहेगा? क्यों वो अपने बड़े भाई का हित चाहेगा? ये तो उसके ये तो उसको मुंह पर गाली देने जैसी बात हुई। वो भी तो हमारे वंश का स्थापित रिवाज है। एक दूसरे को सताकर तो हम हमेशा से खुश होते चले आए हैं। एक दूसरे की मौत की कामना करना भी राणा वंश के लिए कोई नई बात नहीं होगी। तुम किसकी मौत की कामना करते हो? किसी की भी नहीं। मैं तो बहती धारा रमता जोगी हूं। तभी तो अपने भाइयों की तरह मायानगर में पक्का न जाता बस। तभी तो अपने भाइयों की तरह महानगर में पक्का न जा बसा, जहां कि मैं उन्हीं की तरह माया जाल में जकड़ा जाता। मैं सांसारिक मोह माया से आजाद हूं मेरी बहन। मैं भला क्यों किसी की मौत की कामना करूंगा? भानु भी ऐसा ही है। तुम जिस बंधन से अपने प्रयत्नों से आजाद हुए हो, वो उस बंधन में कभी फंसा ही नहीं। वो माया जाल को समझता ही नहीं है। वो तो एक बच्चे की तरह निश्चल, अबोध और अनजान है। उसका दिल तो शीशे की तरह साफ है। अनजान है तो बातों के ऐसे तीखे बाण मारता है। अनजान ना होता तो पता नहीं क्या करता। उसकी बातों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो एक पागल का प्रलाप होती हैं। तत्काल रूप कंवर के चेहरे पर क्रोध के भाव आए। सॉरी सॉरी। तत्काल सूर्य प्रताप समर्पण की मुद्रा में दोनों हाथ उठाकर बोला। रूप कंवर कुछ क्षण यूं खामोश रही जैसे अपने क्रोध पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। फिर रुक्षता से बोली, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं भी शाम तक चला जाऊंगा। चंद्र प्रताप की मर्जी भी मेरे साथ ही निकल चलने की है। अभी और ठहरते? नहीं, इतना ही काफी है। सबसे मुलाकात हो गई, और क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी आमद की खुशी है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सका। अलबत्ता शहर पहुंचकर मैं ऐसा कोई जुगाड़ करने की कोशिश करूंगा कि कोई जरूरत नहीं। मैं और भानु अपने मौजूदा हाल में राजी हैं। यूं कब तक कटेगी? सूर्य प्रताप चिंतित भाव से बोला। कटे चाहे ना कटे, रूप कंवर दृढ़ स्वर में बोली। मझले भैया, भले ही जान चली जाए, मैं कम से कम मैं कम से कम गगन प्रताप को गगन महल का मालिक नहीं बनने दूंगी। और चंद्र प्रताप को? उसे भी नहीं। यानी कि किसी को भी नहीं। यही समझ लो। वो तुम्हारे शक्ति संपन्न, अर्थ संपन्न बड़े भाई हैं। होंगे, मेरी बला से। सूर्य प्रताप असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला, ठीक है।
मैं निकलता हूँ टहलने के लिए। तुम इमरती को चंद्र प्रताप की चिट्ठी की बाबत हिदायत देना ना भूलना। नहीं भूलूंगी। सूर्य प्रताप महल से रुखसत हो गया तो रूप कंवर किचन में पहुंची जहां की इमरती मौजूद थी। उसने इमरती को चंद्र प्रताप की अपेक्षित डाक और चाय के बारे में हिदायत दी। फिर वो लाइब्रेरी में पहुंची जहां के एक विशाल शोकेस में कई नई पुरानी बंदूकें, रिवॉल्वरें, पिस्तौलें वगैरह मौजूद थी। उसने वहां से एक बंदूक निकाली और उसे अपने कंधे पर टांग लिया। ऐसा वो महल से निकलते वक्त हमेशा करती थी और ऐसा करने के पीछे उसका मंतव्य ये नहीं होता था कि उसे उसके इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती थी, बल्कि ये होता था कि देखने वालों पर उसका रौब पड़े और वो ये ना भूलें कि आखिरकार वो एक राज परिवार की राजकुमारी थी। अगला दृश्य। इमरती को गगन महल का जो काम सबसे बदमजा लगता था वो वहां की सफाई करना होता था। पूरे गगन महल की रोजाना सफाई तो दर्जन भर नौकर नौकरानियां नहीं कर सकते थे, लेकिन उतने हिस्से को तो रोज साफ करना पड़ता ही था। ये काम अकेले उसे करना होता था जितने में वहां की रिहाइश थी, और वो रिहायशी हिस्सा वहां आए मेहमानों की वजह से और बढ़ गया। कम से कम आज उसके सामने और 6 बेडरूमों को झाड़ने बुहारने की जिम्मेदारी थी। भुनभुनाती हुई वो अपना काम कर रही थी। हमेशा की तरह ठीक 10 बजे भैरव सिंह वहां पहुंचा था और मंझले कुंवर जी की अपेक्षा अनुसार एक चिट्ठी वहां पहुंची थी, जो कि वो उनकी चाय की ट्रे में ही रखकर उनके पास पहुंचा आई थी। उसके बाद उसने किचन में जाकर लंच की कुछ तैयारियां की थी और फिर बाकी का काम किशन सिंह के हवाले छोड़कर वो सफाइयों में जुट गई थी। 12:30 के करीब रूप कंवर वापस लौटी थी और सीधे अपने कमरे में चली गई थी। गनीमत थी कि तब तक उसका कमरा इमरती साफ कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसे सूर्य प्रताप गलियारे में तब दिखाई दिए थे जबकि वो भानु प्रताप का कमरा साफ कर रही थी। अब उसने सफाई से जल्दी निपटना था और जाके लंच की तैयारियां करनी थी। भानु प्रताप का कमरा हमेशा की तरह सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त था। कितने बेतरतीबी से रहते थे छोटे कंवर जी। कपड़ों के नीचे से कफ प्लेटें निकल आती थी, जूतों में से छुरी कांटे निकल आते थे, तकियों में से जुराबें निकल आती थी। उसने वहां सब कुछ व्यवस्थित किया और एक ट्रे पर वहां से बरामद गैर जरूरी सामान, कप प्लेटें, गिलास, छुरी, कांटे, चम्मच वगैरह जमा किए। फिर दोनों हाथों में ट्रे संभाले वो बाहर को चली। बाहर का दरवाजा उस घड़ी खुला था, लेकिन ज्यों ही वो उसमें से गुजरने लगी वो एकाएक हवा के झोंके से बंद होने लगा। दोनों हाथों में ट्रे थामे होने की वजह से इमरती ने एक कोहनी से भारी दरवाजे को बंद होने से रोकने की कोशिश की, जिसमें कि वो कामयाब न हो सकी। दरवाजे के धक्के से वो लड़खड़ाई। चौखट में उसका एक पांव उलझा और फिर वो ट्रे को लिए धड़ाम से बाहर गलियारे के फर्श पर गिरी। क्रॉकरी की झनझनाहट की आवाज जोर से गूंजी। क्या हुआ? सीढ़ियों के दहाने से रूप कंवर की आवाज गूंजी। इमरती कराहती हुई उठी। उसने दोनों हाथों से अपना चक्कर खाता सिर थाम लिया। फिर वो रुआंसे स्वर में बोली, गिर पड़ी। दरवाजे से धक्का लग गया। ट्रे भी गिर पड़ी। उसी की इतनी आवाज हुई। अरे मैं उस आवाज की बात नहीं कर रही। तो तभी वहां सूर्य प्रताप की आवाज गूंजी। ये कैसी आवाज थी? कैसी आवाज थी? जैसे गोली चली हो। गोली? तभी नीचे किसी आगंतुक के पहुंचे होने का संकेत देती महल की कॉलबेल बजी। कॉलबेल की आवाज सारे हॉल में गूंजी। रूप कंवर इमरती के करीब पहुंची, जो कि उस घड़ी टूटे बर्तन बीनने का उपक्रम कर रही थी। अब ये कबाड़ छोड़ और जाके देख कौन आया है, रूप कंवर बोली। कांखती कराहती इमरती सीधी हुई और फिर सीढ़ियां उतरने लगी। तब रूप कंवर सूर्य प्रताप की ओर आकर्षित हुई और बोली, तुम कब लौटे? अभी थोड़ी देर पहले।
ने वो आवाज सुनी? हाँ, बिल्कुल गोली चलने जैसी आवाज थी। हाँ, भानु कहाँ है? पता नहीं, वो आवाज तो ऊपर कहीं से आई मालूम होती थी। हाँ, शायद रंगशाला से। फिर दोनों उन संकड़ी सीढ़ियों की तरफ लपके जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। दोनों ऊपर पहुंचे तो सूर्य प्रताप वहां के गलियारे में मौजूद हर दरवाजे को धकेल धकेल कर खोलने लगा। लेकिन रूप कंवर सीधी उस कक्ष के दरवाजे के सामने पहुंची जो रंगशाला के नाम से जाना जाता था। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे खोलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजा मजबूती से बंद था। भानु, वो त्रस्त भाव से चिल्लाई। भानु, दरवाजा खोलो भानु। तभी सूर्य प्रताप उसके करीब पहुंचा। दरवाजा तो खुलता नहीं। रूप कंवर रुआंसे स्वर में बोली। हटो, मुझे देखने दो। बदहवास रूप कंवर एक तरफ हटी। नीचे कॉल बेल फिर बजी। सूर्य प्रताप ने आगे बढ़कर पहले दरवाजे का हैंडल आजमाया और फिर जोर से अपने कंधे की दो तीन टक्कर दरवाजे पर दे मारी। ये तो हिलता भी नहीं अपनी जगह से। रूप कंवर ने दरवाजे को भड़बड़ाया, फिर भानु को नाम लेकर पुकारा, लेकिन कोई नतीजा सामने न आया। तोड़ना पड़ेगा, सूर्य प्रताप बोला। जो करना है जल्दी करो, मेरा भानु। रूप कंवर ने आर्तनाद किया। मैं हथौड़ा वगैरह लेकर आता हूं। वो वापस लपकने को घूमा तो उसने अपने सामने एक लंबे ऊंचे बलिष्ठ व्यक्ति को खड़े पाया। मैं शोर सुनकर ऊपर आ गया था, आगंतुक बोला। क्या माजरा है जनाब? अभी पता नहीं, सूर्य प्रताप हाँफता हुआ बोला। एक दरवाजा तोड़ना है। अगर तुम। यहां गोली चली है? तुमने भी आवाज सुनी थी? आवाज तो सुनी ही थी, लेकिन अब तो जले बारूद की गंध भी साफ पता लग रही है। सूर्य प्रताप ने नथुने फुलाकर हवा को सूंघा और बोला, बाय गॉड, यू आर राइट। आप मिस्टर चंद्र प्रताप सिंह हैं? नहीं, वो मेरा छोटा भाई है। मैं सूर्य प्रताप हूं। आओ जरा, शायद हम दोनों मिलकर दरवाजा तोड़ सकें। आगंतुक ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन शीशम की लकड़ी का वो मजबूत दरवाजा उन दोनों की सामूहिक मेहनत से भी टस से मस न हुआ। उसके अगल बगल की दीवारें थरथरा गई, लेकिन दरवाजा ना हिला। एकाएक रूप कंवर बोली, मैं हथौड़ा लाती हूं। वो सीढ़ियों की तरफ लपकी। उस घड़ी महल के तीनों नौकर, मंजरी, दिलेर सिंह और प्यादा किशन सिंह, चेहरों पर बहुत आतंकित भाव लिए सीढ़ियों के दहाने पर खड़े थे। रूप कंवर चिल्लाई, मुंह क्या देख रहे हो? दरवाजा तोड़ने के लिए कोई औजार लेकर आओ। उस काम के लिए एक ही जने को जाना काफी होता, लेकिन हकबगाए से वो तीनों गिरते पड़ते वहां से भागे। वो सामने से हटे तो पीछे से एक युवक प्रकट हुआ। आप? रूप कंवर सकपकाई सी बोली। आप कौन हैं? बंदे को सुनील कहते हैं, जवाब दिया। सुनील? कौन सुनील? आप ऊपर कैसे आए? सीढ़ियों के रास्ते। अगर यहाँ लिफ्ट भी है तो वो मुझे दिखाई नहीं दी। वैसे सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे, हम आपकी दिक्कत की बात नहीं कर रहे। हम पूछ रहे हैं कि आप जरूर राजकुमारी रूप कुंवर हैं। कैसे जाना? अंदाजा लगाया। ऐसा दबंग मिजाज, ऐसा बादशाही अंदाज, ऐसी रोबदार आवाज, एक राजकुमारी के अलावा और किसी में ये गुण हो सकते हैं? और फिर तभी सुनील को पीछे सीढ़ियों पर धम्म धम्म करके पांव पड़ने लगे। रूप कुंवर ने गर्दन ऊंची करके सुनील के पीछे झांकना चाहा, लेकिन कामयाब न हो सकी। आप एक तरफ हटिए, वो तल्खी से बोली। तत्काल सुनील सीढ़ियों के दहाने पर से हट गया। सीढ़ियों के दहाने पर नौकट प्रकट हुए। उस घड़ी दिलेर सिंह के हाथ में एक भारी हथौड़ा था और युवा किशन सिंह एक लंबी छैनी संभाले था। चलो चलो, जल्दी करो, रूप कंवर चिल्लाई।
दोनों रंगशाला के दरवाजे की ओर लपके तो सुनील भी उनके पीछे हो लिया। उसको देखकर पहले आगंतुक के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आए, लेकिन वो मुंह से कुछ ना बोला। सूर्य प्रताप ने तो उस पर निगाह तक न डाली। उनकी निगाहों का मरकज तो वो औजार थे जो वहां पहुंच गए थे और जो दरवाजा तोड़ने के काम आने वाले थे। फिर 5 जनों ने मिलकर रंगशाला का मजबूती से भीतर से बंद दरवाजा तोड़ा। टूटा दरवाजा चौखट से अलग झूलते ही जले बारूद का एक भभूका सा कमरे में से गलियारे की तरफ छूटा। सूर्य प्रताप ने हवा में हाथ मारकर उस गंध को अपने नथनों से टकराने से रोकने की कोशिश की। रूप कंवर ने दरवाजे के भीतर झांका और फिर उसके मुंह से एक घुटी हुई सिसकारी के साथ निकला, भानु नहीं है, ये भानु नहीं है। सूर्य प्रताप ने बांह पकड़कर रूप कंवर को वापस खींचा और फिर चौखट के भीतर कदम डाला। चंद्र प्रताप है, वो आतंकित भाव से बोला। फिर उसने स्वयं पर काबू पाया, वापस घूमा और सख्ती से रूप कंवर से संबोधित हुआ। तुम नीचे जाओ, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। मैं नीचे जाऊं? तो रूप कंवर हकलाई। हाँ, और जाकर पुलिस को इस हादसे की खबर करो। मौजूदा हालत में पुलिस की यहां मौजूदगी की सख्त जरूरत है। पुलिस तो पहले से ही यहां मौजूद है, सुनील बोला, एक जिम्मेदार अधिकारी की सूरत में। क्या? सुनील ने आगंतुक की तरफ इशारा किया। तुम? सूर्य प्रताप हकबकाया सा आगंतुक से संबोधित हुआ। तुम आप? मेरा नाम प्रभु दयाल है, आगंतुक बोला। मैं राजनगर से आया हूं, जहां की मैं पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर होता हूं। ओह, सूर्य प्रताप बोला, फिर वो सुनील की तरफ घूमा। और आप कौन है? सुनील मीठे स्वर में बोला, मैं इंस्पेक्टर साहब का दोस्त हूं। आप भी पुलिस के महकमे में हैं? जी नहीं, मैं प्रेस रिपोर्टर हूं। प्रेस रिपोर्टर? प्रेस रिपोर्टर का यहाँ क्या काम? जहां ऐसी वारदात हुई हो, सुनील ने दरवाजे के भीतर की ओर संकेत किया, वहां प्रेस की हाजिरी पुलिस जितनी ही जरूरी होती है। प्रेस, पुलिस? आप लोगों को सपना आया था कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है? इंस्पेक्टर साहब से पूछिए। सूर्य प्रताप ने प्रश्न सूचक नेत्रों से प्रभुदयाल की तरफ देखा। प्रभुदयाल बोला, मैं यहाँ चंद्र प्रताप से मिलने आया था। 5 मिनट लेट आए। चंद्र प्रताप तो भीतर मरा पड़ा है। हम्म। प्रभुदयाल ने एक जोर की हुंकार भरी और रूप कंवर की ओर घूमा। बहरहाल लोकल पुलिस को फोन तो आप कर ही आइए। रूप कंवर सहमति में सिर हिलाती हुई वहां से विदा हो गई। पीछे प्रभुदयाल सुनील को घूरता हुआ बोला, तुम यहाँ कैसे? सुनील विनम्र स्वर में बोला, इत्तेफाक से माई बाप। कुल जहान के सारे इत्तेफाक तुम्हारे ही साथ होते हैं। अपने कारोबार में कुल जहान में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत भी तो मैं ही हूं। तुम रिपोर्टर नहीं, गिद्ध हो। लाश की सूंग लगी नहीं कि पहुंच गए। कम से कम इस बार तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, कृपा निधान। देख लीजिए, आप मेरे से पहले यहां मौजूद थे। प्रभुदयाल ने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला और फिर ख्याल बदल दिया। फिर वो घूमा और उसने कमरे के भीतर उसके ऐन बीचों बीच पड़ी उस कुर्सी पर निगाह डाली जिसमें एक आदमी का शरीर टिका हुआ था। पिछली शाम चंद्र प्रताप सूर्य प्रताप की जिस शॉटगन पर लार टपकाता दिखा रहा था, जिस शॉटगन पर लार टपकाकर दिखा रहा था, वो कुर्सी के करीब फर्श पर लुढ़की पड़ी थी। शॉटगन के ट्रिगर के साथ एक डोरी बंधी हुई थी और उसी डोरी का दूसरा सिरा लाश के दाएं पांव के अंगूठे के साथ बंधा हुआ था। जो हुआ था वो प्रत्यक्ष था। हतप्राण ने शॉटगन की नाल अपनी ठोड़ी के साथ टिकाई हुई थी और पांव के अंगूठे और ट्रिगर के बीच बंधी डोरी को पांव से झटका देकर ट्रिगर खींच दिया था।
भारी शॉटगन की यूं चली गोली हथप्राण की ठोड़ी से दाखिल होकर चेहरे के चीथड़े उड़ाती खोपड़ी में से निकल गई थी, और यूं हथप्राण ने अपनी निश्चित मौत का सामान किया था। लाश का चेहरा यूं खून आलूदा मांस के लोथड़ों में तब्दील हो चुका था कि उस पर एक उड़ती निगाह डालने से पत्थर दिल इंसान का भी कलेजा हिल सकता था। खुद इंस्पेक्टर प्रभुदयाल, जिसका वास्ता दर्जनों लाशों से पड़ चुका था, उस पर निगाह टिकाए नहीं रह सका था। फिर वो हिम्मत करके लाश के करीब पहुंचा और उसने उसकी एक कलाई थाम कर उसमें नब्ज टटोली। जिस हालत में हथप्राण था उसमें उसका जिंदा बच पाना असंभव था। उसका भेजा तो उसकी खोपड़ी से बाहर बिखरा पड़ा था। अलबत्ता कलाई थामने से प्रभुदयाल ने यह जरूर महसूस किया कि लाश तब भी गर्म थी। यानी कि सूर्य प्रताप का यह अनुमान गलत नहीं था कि वो वहां सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचा था। फिर वो सूर्य प्रताप की तरफ घूमा। ये पक्की बात है कि ये चंद्र प्रताप सिंह है? हाँ। उसने सीढ़ियों की दिशा में देखा। मैडम अभी कोई और नाम ले रही थी। वो भानु भानु प्रताप सिंह का नाम ले रही थी। वो कौन है? वो हमारा सबसे छोटा भाई है। उसके बाल भूरे हैं और चेहरे की रंगत पीली है। ये चंद्र प्रताप है। हम्म। सूर्य प्रताप हिम्मत करके लाश के करीब पहुंचा। उसने लाश की बाईं कलाई थाम कर तनिक ऊंची की और उसकी बीच की उंगली में मौजूद उस सोने की भारी अंगूठी पर निगाह डाली जिस पर CPM गुदा हुआ था। सुनील अपलक उसके हर एक्शन को निहार रहा था। बेचारा, सूर्य प्रताप के मुंह से निकला। प्रभुदयाल ने पूछा, ये यहां क्यों मौजूद था? अकेले में कुछ कागजात देखने की बात कह रहा था, इसलिए यहां आया होगा। यहां इसे कौन डिस्टर्ब करता? कागजात? सूर्य प्रताप ने खिड़की के करीब लगी एक राइटिंग टेबल की ओर इशारा किया जिस पर कई कागजात और चिट्ठियां बिखरी दिखाई दे रही थी। हम्म। प्रभुदयाल ने फिर हुंकार भरी। सूर्य प्रताप टेबल के करीब पहुंचा। कुछ क्षण उसकी निगाह कागजात पर फिरती रही। फिर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए और उसने तुरंत एक कागज की ओर हाथ बढ़ाया। कोई चीज न छेड़िएगा, प्रभुदयाल चेतावनी भरे स्वर में बोला। लेकिन इस कागज पर मेरा नाम लिखा है। ये मेरे से संबंधित एक चिट्ठी मालूम होती है। फिर भी फिलहाल आप इसे हाथ न लगाइए। प्रभुदयाल मेज के करीब सूर्य प्रताप के पहलू में पहुंचा और चिट्ठी का मुआयना करने लगा। इसे आप बिना उठाए वैसे ही पढ़ सकते हैं। सूर्य प्रताप ने चिट्ठी पढ़ी। लिखा था, आदरणीय सूर्य भैया, मैं जानता हूं कि इस दुनिया से रुखसत होने का जो तरीका मैंने इख्तियार किया है वो मेरे पीछे आप लोगों के लिए दुश्वारी का बायस बनेगा। लेकिन यकीन जानिए मेरा जिंदा रहना आपके लिए इससे भी बड़ी दुश्वारी का बायस बनता। आज सुबह की डाक से मेरे नाम आई चिट्ठी मेरे लिए वही बुरी खबर लाई थी जिसका कि मुझे अंदेशा था और जिसकी वजह से मेरे लिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। मैंने आत्महत्या क्यों की, ये मेरे अकाउंटेंटों के जरिए आपको तफसील से मालूम हो जाएगा। ये चिट्ठी, जो कि आत्महत्या की बाबत मेरा इकबालिया बयान है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि बाद में पुलिस वाले आपको, रूप कंवर को और भानु प्रताप को वाहियात और बेबुनियाद सवाल पूछ पूछ कर हल्का न करें जिनके लिए कि वो बदनाम है। मैं तुम्हारी शॉटगन से अपना भेजा उड़ाकर आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस शॉटगन से निकली गोली मेरा क्या, हाथी का भी माथा फाड़ सकती है। यानी कि ये शॉटगन मेरी निश्चित मौत की गारंटी है। मैंने जानबूझकर बड़े भैया और मंजरी के यहाँ से चले जाने के बाद आत्महत्या की है ताकि सब नहीं तो कुछ लोग तो मेरी लाश का विभत्स नजारा करने से बच जाएं। बकलम खुद चंद्र प्रताप सिंह। प्रभुदयाल ने पूछा, ये आपके भाई चंद्र प्रताप सिंह का हस्तलेख है?
हाँ, सूर्य प्रताप ने कहा। शक की कोई गुंजाइश? कतई नहीं। 100 तरीकों से इस हैंडराइटिंग की तस्दीक हो सकती है। आपके भाई ने आत्महत्या की है? ये भी कोई कहने की बात है? इसमें भी कोई शक की गुंजाइश है? क्योंकि चिट्ठी से तो यही लगता है कि किसी रुपए पैसे की समस्या की वजह से की। हद है। माली दुश्वारियों से घबराकर भेजा उड़ा लिया। मेरा नादान भाई इतना ना समझ सका कि पैसा तो हाथ का मैल होता है, माया तो सदा आनी जानी होती है। हम्म। लेकिन आप यहाँ कैसे पधारे? आप क्यों चंद्र प्रकाश को आप क्यों चंद्र प्रताप को पूछ रहे थे? मेरे पास चंद्र प्रताप सिंह के लिए गिरफ्तारी वारंट है। क्या? मैं यहाँ गबन के इल्जाम में आपके भाई को गिरफ्तार करने आया था। देवा, सूर्य प्रताप हकबकाया सा बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि खिड़की में से आपको आता देखकर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने एकाएक ये कदम उठाया हो? इसे क्या पता मैं कौन था? ये भी ठीक है। वर्दी तो आप पहने हुए नहीं है। आप पहुंचे कैसे यहां तक? जीप पर? पुलिस की जीप पर? जाहिर है। फिर तो ये भी जाहिर है कि उसने आपको नहीं, पुलिस की जीप पर पुलिस को यहां आते देखा और डर कर आत्महत्या कर ली। ये लंबी चिट्ठी, ये शॉटगन के ट्रिगर को बंधी डोरी, ये सब इंतजामात उसने पुलिस की जीप के यहां पहुंचने के बाद किए। सूर्य प्रताप को तत्काल जवाब न सूझा। फिर वो कठिन स्वर में बोला, चिट्ठी तो इत्मीनान से ही लिखी मालूम होती है। चिट्ठी से लगता है कि आत्महत्या करने के लिए मुनासिब वक्त भी इसने पहले से ही सोचा हुआ था। यानी कि गगन प्रताप और मंजरी के यहाँ से कूच कर चुका होने के बाद का कोई वक्त। मेरे ख्याल से आत्महत्या का निर्णय तो वो ले ही चुका था। अलबत्ता पुलिस की जीप को यहाँ पहुंची देखकर उसने ये काम आनन फानन कर डाला। यानी कि किसी न किसी तरीके से इस आत्महत्या के लिए आप पुलिस को भी जिम्मेदार ठहरा के ही मानेंगे? सूर्य प्रताप फिर हड़बड़ाया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। प्रभुदयाल ने कहा, जनाब, यह चिट्ठी ही साबित करने के लिए काफी है कि जेल जाने की जिल्लत से बचने का आपके भाई के पास आत्महत्या ही एक तरीका था। खामखा? तो आप बताइए, और कौन सा तरीका था उसके पास? वो वो ये मुल्क छोड़कर कहीं खिसक सकता था। यानी कि फरार हो सकता था। हाँ। इजियर सेड देन डन। मैं, उसका बड़ा भाई, इस काम में उसकी मदद कर सकता था। फिर पकड़े जाने पर आप भी उसके साथ जेल में विराजते। मुझे परवाह नहीं। अपने भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। वो पैसा भी लौटा सकते थे जो उसने गबन किया था। सूर्य प्रताप बगलें झांकने लगा। यानी कि नहीं लौटा सकते थे? पैसा ही तो मेरे पास नहीं है। सूर्य प्रताप धीरे से बोला। ये बात आप बिना ये जाने कह रहे हैं कि चंद्र प्रताप ने कितना पैसा गबन किया था? उसकी माली इमदाद के लिए कितनी रकम दरकार थी? आज की तारीख में मैं उसके लिए कोई भी रकम मुहैया करने में असमर्थ साबित होता। कमाल है। ये बात वो लोग कह रहे हैं जो महलों में रहते हैं। वैसे कितनी रकम गबन की थी चंद्र प्रताप ने? 60 लाख रुपए। सूर्य प्रताप के मुंह से सीटी निकल गई। ऐसा वो काफी अरसे से कर रहा था। अब जबकि हाल ही में उसका पर्दाफाश हुआ था तो ये चौंका देने वाली हकीकत सामने आई थी कि वो अब तक धीरे धीरे अपनी पार्टनरशिप फर्म का 60 लाख रुपया सरकाने में कामयाब हो चुका था। तौबा!
वो आपकी बहन जी ने पुलिस को फोन कर दिया होगा? हाँ, जरूर। इसी काम के लिए तो वो नीचे गई थी। वापस तो न लौटी। जो कि अच्छा ही किया उन्होंने। ऐसी हालत में भाई की लाश देखने के लिए बहन के पास पत्थर का कलेजा होना चाहिए। ये भी ठीक है। अब पुलिस यहाँ क्या करेगी? पंचनामा करेगी। वो वो कार्रवाई करेगी जो ऐसे केसों में की जाती है। पुलिस का फोटोग्राफर आएगा जो आकर लाश की और मौका वारदात की तस्वीरें खींचेगा। पुलिस का डॉक्टर आएगा जो अधिकृत तौर पर इस बात की तस्दीक और घोषणा करेगा कि मरने वाला मर चुका है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट आएगा जो इस बात की तस्दीक करेगा कि हथप्राण की जान लेने वाली गोली इसी शॉटगन से चली थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएगी। पोस्टमार्टम भी होगा? सूर्य प्रताप आतंकित भाव से बोला। ऐसा ही दस्तूर है। लेकिन ये तो साफ साफ एक ओपन एंड शट केस है। अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि चंद्र प्रताप ने खुद अपनी जान ले ली है। उसने आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम फिर भी जरूरी है। वायलेंट डेथ की सूरत में पोस्टमार्टम जरूरी होता है। ऐसा ही कायदा है। ओह, मैं नीचे जाकर पता करता हूँ कि लोकल पुलिस को टेलीफोन कॉल हो गई या नहीं। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। सूर्य प्रताप वहां से रुखसत हो गया। पीछे प्रभुदयाल सुनील की तरफ आकर्षित हुआ। अब तुम बोलो, यहां कैसे आई? सुनील ने लापरवाही से कहा, यह आजाद मुल्क है, मैं कहीं भी आने जाने के लिए आजाद हूं। तो कहीं भी जाओ भाई, यहां क्यों आए हो? कहीं भी में ये जगह भी शामिल है। ये फैंसी जवाब मेरे सामने नहीं चलने का। क्यों नहीं चलने का? यानी कि तड़प रहे हो फौरन अपने आप को यहां से बाहर देखने के लिए? मुझे पता लगा है कि इस महल की मालकिन राजकुमारी रूप कंवर है। मुझे ये किसी ने नहीं बताया था कि उसका एक नजदीकी रिश्तेदार पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर भी होता था। तुम्हें यहाँ से बाहर करने के लिए मेरा यहाँ के किसी बाशिंदे का रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें तो क्या, यहाँ के मालिकान को भी मौका वारदात से बाहर कर सकता हूँ। सुनील ने तत्काल पैंतरा बदला। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप एक गरीब श्रमजीवी पत्रकार के पेट पर लात नहीं मारना चाहेंगे। बोलिए गरीब परवर, ऐसा करके आप घोर पाप के भागीदार बनना चाहेंगे? जितनी बकबक कर चुके हो उससे कम में तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते थे। आप ये जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ क्यों कर पहुंचा? हाँ, बशर्ते कि सवेरा होने से पहले बता सको। मैं शाम होने से पहले बताता हूं, लेकिन पहले ये अभयदान दीजिए कि आप मुझे यहां से चलता नहीं करेंगे। एक शर्त पर। वो क्या हुई? तुम खामोश रहोगे और पुलिस की किसी कार्रवाई में टांग नहीं अड़ाओगे। कबूल। अब बोलो, यहां कैसे आए? सुनिए, अब सुनील भाई मुल्तानी पेश करता है अपनी गगन महल में मौजूदगी की कहानी।